कोई सवाल पिछले लेक्चर में से पूछना हो, पहले कुछ वक्त में मैं पिछला लेक्चर रिकैप कर दूंगा, जो एनालॉजी हम बना रहे थे वो दोबारा एक दफ़ा बना लेंगे। अगर कोई सवाल है पिछले लेक्चर वाला तो उसमें से पूछ लें। कोई नहीं, अच्छा चलिए। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिलेटिविस्टिक नोटेशंस में चीज़ों को हमने अब लिखना शुरू किया था, और मैंने पिछले लेक्चर में क्लासिकल फील्ड्स की बात की थी। क्लासिकल फील्ड्स में हमने ये कहा था कि ये आखिरी स्टेप है हमारे पास क्वांटम फील्ड्स में एंटर होने से पहले। रिलेटिविस्टिक नोटेशन में हमने कहा, क्या कहा था, हमने कहा था एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है या कोवेरिएंट वेक्टर, जिसको एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर था जिसको मैंने लिखा था कि ये एक्स म्यू है, जो कि सी टी एंड एक्स वेक्टर है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं सी को अब 1 कर लूँगा तो मैं इसको लिखूँगा टी एंड एक्स वेक्टर। मैं अब अपनी वो यूनिट्स यूज़ करूँगा जो क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम यूज़ करते हैं। मेरे लिए बड़ी नेचुरल यूनिट्स हैं ये, कि एच बार और सी सब 1 है। फिर मैंने कहा था कि एक कोवेरिएंट वेक्टर है, 4 वेक्टर है, जो कि है टी और माइनस एक्स वेक्टर। एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर और एक कोवेरिएंट वेक्टर को मिलाएं तो एक स्केलर बन जाता है एक्स स्क्वेयर्ड, जो कि टी स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड होता है। ये 4 वेक्टर का स्क्वायर है, 4 लेंथ है ये वाली, एक 4 वेक्टर की लेंथ है जिसमें टाइम और माइनस एक्स स्क्वेयर्ड है, दोनों का साइन डिफरेंट है। इन दोनों का साइन डिफरेंट होने की वजह से, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था एक्स प्राइम म्यू जो है किसी मूविंग फ्रेम का जो वेक्टर है वो किसी स्टेशनरी फ्रेम के वेक्टर के साथ इस तरह रिलेटेड है, और ये फ्रेम इस तरह मूव कर रहा हो कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, इट शुड बी एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। और ये जो लैम्डा म्यू न्यू था, ये लॉरेंट्ज मैट्रिक्स था, और जिसके मैट्रिक्स एलिमेंट्स म्यू और न्यू रो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लैम्डा जो था ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था। इंस्टेड ऑफ 4 क्योंकि हैं तो ये 4, इसको हम लिखते हैं O31। मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा वैसे कहा था ग्रुप थ्योरी। O31 इसलिए कि 3 एक तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक दूसरी तरह ट्रांसफॉर्म होता है, एक दरमियान में नेगेटिव साइन है मिन्काउस्की नेचर की वजह से। मैं अक्सर बेशतर ये सोचता हूँ कि अगर मैं मिन्काउस्की स्पेस यूज़ ना करूँ, या आपके लिए भी सोचने की चीज़ है, तो उसमें आप लिखेंगे टी और आयोटा एक्स। उसमें जो लॉरेंट्ज मैट्रिक्स होगा वो O31 होगा या O4 होगा? फिर थिंक अबाउट इट, फिर मुझे बताइएगा कि वो मैट्रिक्स जिसमें आपको पता नहीं माइनस साइन ख़त्म करने के लिए हमने कहा था, अगर इसकी जगह मैं लिख लेता टी और आयोटा एक्स, और इसकी जगह भी लिख लेता टी और आयोटा एक्स, फिर इन दोनों को ज़रब देता, फिर नीचे ऊपर लिखने का फ़ायदा कोई नहीं था, फिर दोनों ऊपर भी रख सकता था। ये इंडिसेस ऊपर नीचे का फ़ायदा ही कोई नहीं था। फिर म्यू म्यू करके यूक्लिडियन की तरह मैं इनको मल्टीप्लाई करता तो आंसर फिर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता। तो हाँ, तो फिर लॉरेंट्ज मैट्रिक्स जो है वो O31 होता या O4 होता। थिंक अबाउट इट, ठीक है। मैं इसके कोई नंबर नहीं है, वैसे सोचने की चीज़ है ये। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ प्रूफ की थी कि अगर आप डी बाई डी एक्स म्यू को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी अगर आप इससे ये बनाते हैं, अगर ये इसमें जाए डी बाई डी एक्स प्राइम म्यू में, तो ये किसके इक्वल होता था? किसी को याद है ये? हाँ? ये इस तरह ट्रांसफॉर्म होता था। अगर गलत लिखूं तो बताइएगा। ऐसे ट्रांसफॉर्म होता था ये, यानी ये एक कोवेरिएंट की तरह ट्रांसफॉर्म होता था इंस्टेड ऑफ अ कंट्रावेरिएंट। इसमें ऊपर लिखते हैं, इसलिए इसकी नोटेशन में हमने ये कहा था कि ये इस तरह लिखा जाएगा, डी म्यू इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू डी न्यू। यानी अगर x के ऊपर है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चूंकि कंट्रावेरिएंट वेक्टर की तरह है तो इसलिए हम इसको इस तरह लिखते हैं। सिमिलरली अगर ये आप लिखते हैं डी म्यू, जो कि बाय डेफिनेशन क्या था, अगर ऊपर लिखा हुआ है तो x के नीचे होगा डी बाई डी एक्स म्यू विच इज इक्वल टू लैम्डा म्यू न्यू लैम्डा
पार्शियल न्यू, ठीक है ना। ऑलराइट, गुड। तो ये चीज़ हम लास्ट टाइम देख चुके थे। फिर मैंने ये कहा था कि अगर मैं लिखूं इसको डी म्यू को, आप में से मुझे कोई ये लिखवा सकता है इस नोटेशन में, टी और एक्स वाले में? मैं देखना चाहता हूं आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं डी म्यू लिखूं तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा डी ज़ीरो इज पार्शियल ज़ीरो इज पार्शियल बाय पार्शियल टी, शाबाश, इंटू डी आई। लेकिन इसके साथ माइनस नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। क्यों माइनस लिखना पड़ेगा मुझे? क्यों नहीं आएगा? मैं बिल्कुल इसी डेफिनेशन को रख के चल रहा हूं, बिल्कुल इसी डेफिनेशन को। एक मिनट, होल्ड ऑन। ये किस तरह लिखा हुआ है? जो नीचे वाला था ये ऊपर वाले से रिलेटेड है ना? अच्छा चलो ठहर जाओ एक सेकेंड। वो नेचुरली कोवेरिएंट होता है। अच्छा चलो, वो डजंट मैटर। आई नीचे ऊपर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब साइन शिफ्ट करूंगा तो साइन चेंज होगा। अच्छा चलो, ये ठीक है। ऊपर वाले इंडेक्स अच्छा, गो एंड प्रूव इट, ठीक है। मैं जो बात मैं कह रहा हूं, अगर मुझे एक्स म्यू ना पता होता, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, और ये एक्स म्यू ना पता होता मुझे, मेरी डेफिनेशन मुझे ये कहती है कि जब भी इंडेक्स नीचे होगा मैं माइनस साइन लिखूंगा उस चीज़ के साथ, जब भी इंडेक्स पॉजिटिव हो ऊपर होगा तो मैं पॉजिटिव साइन लिखूंगा। मैंने वही नोटेशन रखी है यहाँ पर आपके लिए। इसको एक्सप्लिसिटली लिखने की इन द फॉर्म ऑफ एक्स में बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर हमेशा इस तरह डिफाइन होता है और कोवेरिएंट वेक्टर एक माइनस साइन के साथ ट्रांसफॉर्म होता है। नो यूज दिस डेफिनेशन, पूरा मेरा सवाल सुन लें। नो यूज दिस डेफिनेशन कि डी म्यू डी बाई डी एक्स म्यू के बराबर है। अब इस डेफिनेशन को यूज कीजिए, डी म्यू इज इक्वल टू, जो कि मेरी ये डेफिनेशन है, डी बाई डी एक्स म्यू, और लिखिए इसको इस फॉर्म में और मुझे बताइए कि क्या आता है। ये आपने लिख के मुझे बताना है, ये लिख के मुझे बताना है। एग्जैक्टली मैं यही बात अब करना चाह रहा था कि जो भी आपने डेफिनेशन रखी है, कंसिस्टेंटली रखी है, एक चीज नहीं बदलेगी और वो ये होगी, डी म्यू एक्टेड अपॉन एनी फंक्शन एक्स, ये नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कन्वेंशन चूज कर लें। मेरी कन्वेंशन के मुताबिक अगर मैं एक्स म्यू को इस तरह डिफाइन करता हूं, एक्स म्यू को इस तरह डिफाइन करता हूं, तो मेरी कन्वेंशन के मुताबिक डी म्यू में यहां प्लस आ जाएगा और इसमें माइनस आ जाएगा। समझ ये बात मेरी? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये जो चीज है ये किसके बराबर है? डी जीरो प्लस डी आई फाई ऑफ एक्स, ठीक है ना। अच्छा, हमें पता है जब नीचे का डी आई ऊपर जाता है तो डॉट प्रोडक्ट में ये बात आपने याद रखनी है कि अगर 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखा होता है ना, हमें बेशक जितना मर्जी बुरा लगे लिखने में ये, लेकिन ये इसका मतलब ये होता है ए आई बी आई, या दोनों इंडेक्स ऊपर होंगे या दोनों इंडेक्स नीचे होंगे। हम यूजुअली ऊपर नीचे नहीं लिखते क्योंकि ऊपर नीचे का फायदा फोर्थ स्पेसेस में होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू d2 बाई डी टी स्क्वेड माइनस डेल स्क्वेड फाई ऑफ एक्स। और फाई ऑफ एक्स आपको पता है क्या है? ये 4x है, इसमें एक पोजीशन है और तीन पोजीशन है और एक टाइम है। ठीक है, ये बात क्लियर है दोबारा से? तो इसलिए इन चीज़ों पे वरी करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि जब आप फिजिक्स में वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो इनवेरिएंट हैं। ये चूँकि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाता है तो बदल जाता है, लिहाजा हमें ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में फाइंड करनी है जो एक फ्रेम से किसी दूसरे फ्रेम में लेके जाएं तो ना बदले। तो एट सम पॉइंट इस कोर्स में मैं सिमेट्रीज की बात करूँगा,
और सिमेट्री से मैं नोएथर थ्योरम की बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के। आइडियली यहाँ भी बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे चल के इसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, और फिर मैंने कहा था अगर कोई मैसिव पार्टिकल होता तो उसकी जो वेव इक्वेशन होती वो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन थी। उसके बाद हमने कहा था कि ऑर्डिनरी क्लासिकल मैकेनिक्स में और फील्ड थ्योरी के अंदर क्लासिकल में जो वेरिएबल एक्स की हैसियत होती है, क्लासिकल फील्ड्स में वो फील्ड एक्स की हैसियत हो जाती है। याद है ना आपको? फील्ड एक्स और एक्स की हैसियत हो जाती थी। और मैंने कहा था कि एक्स और टी मैंने लिखा था, अगर आपको याद हो तो एक्स और टी लिखा था ना, है ना? और मैंने कहा था कि जो एक्स डॉट की हैसियत हो जाती है कि होती है वो फाई डॉट एक्स और टी की हो जाती है। जो इसमें डिस्क्रीट इंडेक्स होता था जिसको एक्स आई रन फ्रॉम 1 to n कहते थे, वो यहाँ पर एक कंटिन्यूस फंक्शन बन जाता है जो कि एक्स टी होता है। और आखिरी चीज़ थी जो लैग्रांजियन था, एक्स और एक्स डॉट का फंक्शन था, टाइम का फंक्शन नहीं लिखा था मैंने। ये किस में चेंज हो जाता था? ये हो जाता था एल विच इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई, आर्ग्यूमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और फाई डॉट। फाई डॉट का मतलब क्या है? डी फाई बाई डी टी। पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे, टोटल डेरिवेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसिवली टाइम का फंक्शन है। अच्छा, ये फिर हमने कहा था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं कहता हूँ पार्टिकल मैकेनिक्स, उसमें जो एक्शन है वो क्या है? एस इज डी टी एल विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स डॉट। यही जब मैं क्लासिकल फील्ड्स में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? एक्शन एस इज डी टी एल विच इज अ फंक्शन ऑफ फाई एंड फाई डॉट। और मैं कह रहा हूं कि अगर किसी थोड़ी देर के लिए आप ये अस्यूम कर लें कि फाई डॉट इज नथिंग बट दिस इज डी जीरो ऑफ फाई, टाइम डेरिवेटिव है फाई का, अगर ये थोड़ी देर के लिए मान लें आप मेरी बात तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो चीज़ है, ये अगर इसको मैं रिलेटिविटी में लेके जाऊं, 4 डायमेंशंस में लेके जाऊं, रिलेटिविस्टिक फॉर्म में, तो ये फॉर्म क्लासिकल मैकेनिक्स से क्लासिकल फील्ड्स के लिए तो ठीक है, लेकिन ये रिलेटिविस्टिकली ठीक नहीं है, क्योंकि रिलेटिविटी में वक्त कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर मैं 4 डेरिवेटिव लूँगा, एक स्पेस, एक टाइम और 3 स्पेस के, तो यहाँ पर भी टाइम की बजाय 4 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। इट मीन्स now my Lagrangian becomes dt की जगह आपने क्या लिख दिया? d4x, और लैग्रांजियन की जगह क्या लिख दिया आपने? लैग्रांजियन डेंसिटी, जो कि फंक्शन है फाई ऑफ x का, और डी म्यू फाई ऑफ x का। x का भी फंक्शन हो सकती है, लेकिन जिस तरह हमने ये कहा था कि ये एक्सप्लिसिटली टाइम का फंक्शन नहीं है, ये यहाँ पर एक्सप्लिसिटली x म्यू का फंक्शन नहीं है। घर जाके आपकी एक असाइनमेंट है छोटी सी, शो दैट d4x इज अ लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट। ये आपने ज़रूर शो करना है कि जो d4x है ये लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है। आपको पता है dt लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट नहीं था ना? याद है ना आपको? आपने कहा था कि आपने देखा था कि dt जो है वो गामा डी टाउ या dt प्राइम के बराबर है। इसका मतलब है कोई ऐसा x होगा जो बराबर होगा 1/गामा dx प्राइम के, ताकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाए नाइवली लैंग्वेज में। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है उस डायरेक्शन में उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड नज़र आती है। परपेंडिकुलर डायमेंशंस में चीज़ें नहीं चेंज होती। इसका मतलब है डी टी डी एक्स डी वाई डी जेड में लिखता तो डी वाई डी जेड ना चेंज होते, सिर्फ एक्स वाली लेंथ चेंज होती। और वो कितनी चेंज हो जाती? अगर ये गामा से बढ़ रहा है वक्त, अगर इसकी घड़ी इस वाले की स्लो चल रही है तो इसका मतलब है उसको लेंथ भी छोटी नज़र आ रही है। टाइम डायलेट हो रहा है तो लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वेरी गुड। कोई सवाल यहाँ तक? जी, मैंने कल बात की थी ये कि ज़्यादा डेरिवेटिव लेने से भी लोकेलिटी डिस्टर्ब होती है। तो हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि जो भी आप ऑर्डिनरी मैकेनिक्स में चीज़ें करते हैं, आप लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ x डॉट स्क्वेयर्ड, कंजर्वेटिव सिस्टम्स की जब आप बात करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ x स्क्वेयर्ड।
यहाँ पर भी आप यही करते हैं उसी एनालॉजी से कि ये फंक्शन है एक्स स्क्वेयर्ड का के बजाय एक्स डॉट स्क्वेयर के बजाय डी म्यू एक्स स्क्वेयर का। आप हाई डेरिवेटिव लिख सकते हैं। देन यू हैव टू प्रूव कि क्या क्वांटम फील्ड थ्योरी फिर लोकल रहती है या नहीं रहती। लोकेलिटी का मतलब है जितनी भी टर्म्स लिखेंगे वो सब एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे, यानी डी म्यू फाई एक्स, डी म्यू फाई एक्स, डी म्यू, जितने भी डी म्यूज लिखेंगे उनमें फाई एक्स सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर होगा। ये है लोकेलिटी के। ऐसा नहीं है कि एक एक्स पे लिखें एक वाई पे लिखें, ये लोकेलिटी। हाँ, यानी सारे एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे, स्पेस टाइम पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बात बताई थी कि अगर यहां से मैं लैग्रांजियन लिखना चाहता एल, जो कि फंक्शन होता फाई और फाई डॉट का, तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़नी थी। मैंने डी क्यूब एक्स, इसी जो लैग्रांजियन है इसमें मगर स्पेशल पार्ट पे इंटीग्रेट कर देता तो जो रिमेनिंग चीज़ें होती वो टाइम का फंक्शन बन जाती। कोई सवाल हो यहाँ तक जो चीज़ की है? अब एक आखिरी चीज़ हमें करनी है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। हम एक दफ़ा किसी इससे इक्वेशन ऑफ मोशन बना लें तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, और वो मैं आज के लेक्चर में बनाऊंगा। थोड़े से स्टेप्स याद हैं आपको? क्या किया था हमने क्या किया था? हमने कहा था कि ये एक पाथ होगा। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा याद करा देता हूं, पुरानी बात हो गई है। प्लीज अगर कोई सवाल हो तो रोक के पूछ सकते हैं। हमने ये कहा था कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें पता है कि ये वो है पाथ है जो जिसमें टाइम, क्लासिकली पाथ जो है वो कम से कम वक्त लेता है। डिस्टेंस की बात नहीं करते हम, टाइम की बात करते हैं फर्मर्स के प्रिंसिपल से। हमने कहा कि कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है? हम इसमें एक स्मॉल वेरिएशन लें और एक नया पाथ कैलकुलेट करें, उस नए पाथ का डेरिवेटिव लें, उसको ज़ीरो के बराबर पुट करें तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उस ऑप्टिमाइजेशन से जो हमारे पास चीज़ मिलेगी, जो इक्वेशन मिलेगी हमें, वो इक्वेशन आपको हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही देगी। यही क्रक्स है ना पूरी लैग्रांज मैकेनिक्स का। ठीक है, ओके। मैं अब ये मान के चलता हूं कि जी फाई जो है, लेट्स से कि जो फाई ऑफ एक्स जो है, नो दिस गोज टू फाई ऑफ एक्स प्लस अ स्मॉल चेंज इन फाई एक्स, where this delta represent the small change. इसका मतलब है डी म्यू फाई किस में चेंज हो जाएगा? फिर कौन बताएगा? डी म्यू फाई किस में बदलेगा? डी म्यू फाई ऑफ एक्स, दिस गोज टू डी म्यू फाई ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ, क्योंकि डी म्यू फाई एक सेपरेट वेरिएबल है ना। समझ लीजिए जिस तरह पार्टिकल मैकेनिक्स में ये एक्स में एक्स प्लस डेल्टा एक्स करते थे और एक्स डॉट प्लस डेल्टा एक्स डॉट करते थे, यहाँ डेल्टा एक्स डॉट की जगह डी म्यू फाई है और एक्स की जगह फाई है। इसका मतलब है आपका जो नया लैग्रांजियन होगा ये वाला, उसके साथ मैं क्या करूँगा? चेंज इन एक्शन लूँगा ना। तो चेंज इन एक्शन फिर क्या होगा? डेल्टा एस इज डी फॉर एक्स। जब ये चीज़ें इस तरह चेंज होंगी तो चेंज हमेशा डेरिवेटिव से हम देख सकते हैं ना। लेकिन ये फाई फंक्शन है एक्स का भी और टी का भी। इसका मतलब मुझे पार्शियली चेंज करना पड़ेगा, इसको एक्स के हिसाब से पार्शियली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? या सॉरी मैंने गलत कहा, इंस्टेड ऑफ एक्स एंड टी नाउ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ फाई एंड डी म्यू फाई, लिहाजा मुझे चेंज करना पड़ेगा फाई के हिसाब से भी और डी म्यू फाई के हिसाब से भी। जो मैंने बात की है वो मैं भी मैथमेटिक्स में लिखता हूँ। आई हैव पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई डेल्टा फाई। अब मैं आर्ग्यूमेंट हज़फ कर दूंगा, जब नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है 4 वेक्टर है, जब ये लिखा होगा ना अकेला फाई तो इसका मतलब है इसके आर्ग्यूमेंट में स्पेस और टाइम मौजूद है, क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है ना। प्लस पार्शियल एल ओवर पार्शियल ऑफ डी म्यू फाई डेल्टा ऑफ डी म्यू फाई। एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप लोग? अच्छा, एक तो बात यह है कि ये डेल्टा और ये डी म्यू आपस में इंडिपेंडेंट है, इनसे फर्क नहीं पड़ता कि आप फाई को चेंज करके उसका 4 डेरिवेटिव लें।
या डेरिवेटिव 4 डेरिवेटिव लेके फिर चेंज लाएं, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू डी फॉर एक्स पार्शल एल ओवर पार्शल फाई डेल्टा फाई प्लस पार्शल एल ओवर पार्शल ऑफ पार्शल म्यू फाई पार्शल म्यू डेल्टा फाई। यानी पहले चेंज लें, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता डी म्यू तो क्या बनता डी म्यू फाई प्लस डी म्यू डेल्टा फाई। तो फर्क नहीं, ये और ये दोनों आपस में सेम चीज़ें। अच्छा, आप में से आपको याद है इसके साथ हम ये लिखें, अगर डी म्यू ऑफ, हम किसी तरीके से डेल्टा फाई कॉमन लेना चाह रहे हैं लेकिन अभी नहीं ले सकते क्योंकि इस पर डेरिवेटिव लग रहा है। हम इस तरह करेंगे कि किसी तरीके से डेरिवेटिव को बाहर निकाल लें ताकि डेल्टा फाई कॉमन आ सके। तो अगर मैं डी म्यू लूँ इसका पार्शल एल ओवर पार्शल ऑफ पार्शल म्यू फाई डेल्टा फाई का, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं किसके बराबर होगा ये होगा फर्स्ट का डेरिवेटिव। जी प्लीज बोलिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव पार्शल एल पार्शल ऑफ पार्शल म्यू फाई डेल्टा फाई, उसी तरह उसमें तो उसका तो डेरिवेटिव नहीं होगा, प्लस पार्शल एल ओवर पार्शल ऑफ पार्शल फाई पार्शल म्यू ऑफ डेल्टा फाई। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? अच्छा, ये चीज तो हमारे पास है ना। इसकी जगह मैं अगर इसको उठा के इस तरफ ले आऊं तो इस टर्म की जगह मैं ये चीज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना। तो जरा देखिए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि चेंज इन एस इज इक्वल टू डी फॉर एक्स। अच्छा, अगर आप इस टर्म को आप देखें, इस टर्म को, इसमें और इसमें डेल्टा फाई कॉमन है। अब अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो इन दो टर्म्स में डेल्टा फाई कॉमन है, तो उनको मैं इलादा लिख लेता हूं। तो क्या टर्म बन गई? पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई माइनस पार्शियल म्यू पार्शियल एल ओवर पार्शियल ऑफ पार्शियल म्यू फाई डेल्टा फाई। ठीक लिखा मैंने? कुछ गलत तो नहीं लिखा यहां पे? मैंने क्या कहा, इसकी जगह मैं इसको उठा के उधर ले गया, सब्स्टिट्यूट किया, यहां डेल्टा फाई इसमें और इस टर्म में कॉमन है, माइनस ये प्लस ये टर्म प्लस इंटेग्रल डी फॉर एक्स डी म्यू पार्शियल एल ओवर पार्शियल ऑफ पार्शियल म्यू फाई डेल्टा फाई। ठीक है भाई, कोई गलती तो नहीं की लिखने में? इस टर्म का जवाब कौन बता सकता है क्या होगा? क्यों जीरो होगा, कोई बता सकता? हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। इंडिपेंडेंट है किससे ये? डेल्टा फाई क्या था? डेल्टा फाई चेंज थी ना, स्मॉल। ये चेंज यहां और यहां तो जीरो थी ना। इसका मतलब है जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे d4 पे और उसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, एंड पॉइंट्स की टर्म्स बच जाएंगी। याद है मैंने करके दिखाया था आपको। तो चूंकि डेल्टा फाई एट x1 पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा फाई एट x2 पॉइंट, ये दोनों बराबर हैं और ये जीरो के बराबर हैं, दोनों वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब है इसको जब इसको पहले डिफरेंशिएट करें चीज़ को और फिर उसको जोड़ना शुरू कर दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, एंड पॉइंट्स बच जाएंगे आपके पास। एंड पॉइंट्स जब बचेंगे तो एंड पॉइंट्स पे वेरिएशन जीरो है, लिहाजा ये चीज़ जीरो के बराबर है। अच्छा, अगर ये टर्म अब जीरो के बराबर है और हमें पता है ऑप्टिमाइजेशन ये कहती है कि जो चेंज इन एस जो है वो जीरो के बराबर होगा,
चेंज इन एस एक ही सूरत में ज़ीरो हो सकती है, ना तो d4x ज़ीरो है ना डेल्टा फाई ज़ीरो है, क्योंकि डेल्टा फाई सिर्फ एंड पॉइंट्स पे ज़ीरो है। इसका मतलब है जो इसके अंदर वो चीज़ जो इंटीग्रेट हो रही है वो ज़ीरो के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज इज पार्शल एल ओवर पार्शल फाई माइनस डी म्यू पार्शल एल ओवर पार्शल ऑफ डी म्यू फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अगर मुझे ये इक्वेशन ना भी मैं यहाँ इस ऑयलर लैग्रांज मेथड से निकालता, मैं बड़े आराम से ये इक्वेशन बना सकता था। ज़रा देखिएगा कैसे, बग़ैर इस पूरी कैलकुलेशन के किए भी ये इक्वेशन बन सकती थी, अगर आपको ये याद होता कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या बनाई थी इक्वेशन। किसी को याद है? याद है ना क्या थी वो थी पार्शल एल ओवर पार्शल एक्स माइनस डी बाई डी टी पार्शल एल ओवर। अच्छा, मज़े की बात यह कि यहाँ टोटल डेरिवेटिव इसलिए आता था क्योंकि x सिर्फ टाइम का ही फंक्शन था। याद है ना आपको, क्योंकि क्लासिकल डायनामिक्स में x सिर्फ टाइम का फंक्शन होता है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव तो टोटल डेरिवेटिव बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन मुख्तलिफ है, यहाँ पर जो है वो पोजीशन और टाइम दोनों का ही फंक्शन है वो। इसका मतलब है यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा साफ करके लिखता तो ये बन जाती पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स माइनस, अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको पार्शियल टी लिख लूँ या पार्शियल ज़ीरो लिख लेते हैं, चले पार्शियल ज़ीरो इंटू पार्शियल एल ओवर सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं पार्शियल ज़ीरो पार्शियल एल ओवर पार्शियल ऑफ पार्शियल ज़ीरो एक्स। लिखा जा सकता था ना, लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। क्यों? पार्शियल जीरो वही है जो डी बाई डी टी है। अगर एक्सप्लिसिटली टाइम का फंक्शन है तो डी बाई डी टी इज एज गुड एज पार्शियल बाई पार्शियल टी। अगर वो सिर्फ एक ही चीज़ का फंक्शन है तो टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक कह रहा हूँ मैथमेटिकली ये बात? अच्छा चलें, अब हमें पता है रिलेटिविटी में ज़ीरो तो कोई चीज़ नहीं है ना, इसलिए जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है बिल्कुल उसी से बना सकते। एक टर्म आगे आती पर वो लंबी बात नहीं करना चाहते एनालॉजी बनानी है ना। तो हमने ये चेंज करके देखी थी कि एल की बजाय ये कैलीग्राफिक एल बन जाएगा और एक्स की बजाय फाई बन जाएगा। याद है ना आपको? लैग्रांज बिकम लैग्रांज डेंसिटी माइनस डी जीरो की बजाय क्या बन जाएगा? इंडेक्स आ जाएगा डी म्यू पार्शियल एल ओवर पार्शियल ऑफ पार्शियल म्यू फाई। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जीरो को काट के म्यू लिखा, जीरो को काट के म्यू लिखा, आराम से यही इक्वेशन बन गई जो लंबे चौड़े मेथड से आपने निकाली थी। तो अगर आपको ये क्लियर है इक्वेशन तो अब आपको समझ आ गई है कि हर एक्स की जगह फाई है, हर एक्स डी डॉट की जगह डी म्यू फाई है। इसका मतलब है हर डी बाई डी टी की जगह पार्शियल म्यू फाई आ जाएगा, तो आपके पास ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन बन जाएगी फॉर द क्लासिकल फील्ड्स। सो दिस इज द ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द क्लासिकल फील्ड्स। ठीक है भाई, कोई सवाल यहाँ तक? हम नहीं करते कोई यहाँ कोई बाई कॉम्प्लेक्स, पता नहीं क्या चीज़ होगी, मुझे तो पता भी, मैंने कभी सुना भी नहीं है। सर हमने शुरू में इसके रिएक्शन डिफाइन किया तो हमने वहाँ पे हमने कॉन्ट्रावेरिएंट डेरिवेटिव के साथ कहा था, बट उसके बाद हम जो सारी नोटेशन यूज़ कर रहे हैं हमको वेरिएंट कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बिल्कुल, बहुत आप घर जाइए, आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप ये डी म्यू ऊपर लेके जाइए, आप ये डी म्यू ऊपर रख के सॉल्व करें तो आप देखिएगा आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, तो ये बन जाएगा पार्शियल म्यू ऑफ जब डिफरेंशियल नीचे के हिसाब से होगा तो ये भी नीचे आएगा, जो ऊपर के हिसाब से, ओ सॉरी कुछ गलत कर दिया, ऊपर होगा तो ऊपर ही होगा। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि ये इंडिसेस आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब ये सम अप हो रहे हैं जो भी जवाब आएगा तो स्केलर होगा। देखिए ना, इसके पास कोई इंडेक्स नहीं है ना, यहाँ रिपीटेड इंडेक्स म्यू है
तो इन प्रिंसिपल म्यू पे समेशन है ना। आइंस्टाइन ने कहा था कि यहाँ पर मैं चले आपके लिए लिख देता हूँ, आपको कल को याद रहे। यहाँ पर हमने आइंस्टाइन कन्वेंशन यूज़ की है, यानी रिपीटेड इंडिसेस पे सम है। फ़र्क नहीं पड़ता आप लैग्रांजियन को कैसे डिफाइन करें। नहीं वो तो वैसे लिख लिया था, हाँ नहीं वो तो वैसे लिख लिया था, कोई फ़र्क नहीं। वो अभी लैग्रांजियन लिखा नहीं है हमने, हाँ अभी तक हमने लैग्रांजियन लिखा नहीं है। लैग्रांजियन जब लिखेंगे तो लैग्रांजियन के पास कोई इंडेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्केलर है, उसमें कोई कंट्रा को नहीं होगा। उसमें एक कंट्रा होगा तो दूसरा डेफिनेटली को होगा। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का यहाँ तक? अगर है तो प्लीज़ पूछ लें। हबाब तुम कभी कभार आते हो, मेहमान हो हमारे। आप इस लेक्चर को घर जाके अगर साथ ही एक दफ़ा रिप्रोड्यूस कर लेना, और जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो मुझसे आके डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसका फ़ायदा आपको याद कुछ नहीं रखना, ये इक्वेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपको ये पता है अगर यहाँ नीचे के हिसाब से डेरिवेटिव है, यहाँ भी नीचे है, ऊपर है तो ऊपर है। ऑर्डिनरी लैग्रांज इक्वेशन आपको आती थी तो ये भी आती है। अच्छा एक आखिरी काम अगर हम कर लें वो ये है कि आपको पता है लैग्रांजियन आप लिखते होते थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, आप लैग्रांजियन सिस्टम आपको पता होता था, सिस्टम को देखते हुए आप उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते थे। फ़र्ज़ कीजिए सिस्टम पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई कदगन नहीं है, और कंस्ट्रेंट अगर होते भी ना, सिस्टम में कोई कंस्ट्रेंट हो भी अगर तो वो क्या करते हैं, आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और हम कंस्ट्रेंट्स को लैग्रांजियन में शामिल भी कर सकते हैं। और उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि फिर ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, बल्कि इक्वल टू समथिंग जो कंस्ट्रेंट से रिलेटेड है उससे होती है, जिसे कहते हैं लैग्रांज अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर मेथड से। तो डजंट मैटर, ज़ीरो करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ बीच में एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है, जब तक आप उसको तफरीक नहीं करते जवाब ज़ीरो नहीं आता। ठीक है ये बात? अच्छा अब यह है कि आपको क्लासिकल सिस्टम में लैग्रांजियन का पता था। आप कहते थे कोई भी कंजर्वेटिव सिस्टम है तो कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर जो लैग्रांजियन है वो फंक्शन है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है सिर्फ, और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करती है। अच्छा आपने लैग्रांजियन जो लिखा था क्लासिकल मैकेनिक्स में वो क्या लिखा था? हाफ मास ऑफ द पार्टिकल एक्स डॉट स्क्वेयर्ड, यानी काइनेटिक एनर्जी टर्म प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड पोटेंशियल एनर्जी टर्म, यही आपने लिखी थी ना। अगर आप इस पे गौर करें तो अगर माइनस बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, माइनस सही है क्योंकि इफेक्टिव एनर्जी है। अच्छा अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू हाफ एम डी ज़ीरो एक्स डी ज़ीरो। अच्छा आपको पता है ज़ीरो का फ़र्क नहीं पड़ता नीचे लिखा हो या ऊपर लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं है। माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर्ड, इसी को मैं बनाऊंगा अब क्वांटम क्लासिकल फील्ड्स के लिए। हमने ये पढ़ा था कि लैग्रांजियन किस में बदल जाएगा? लैग्रांजियन डेंसिटी में। अच्छा मैथ्स नहीं आएगी, यहां पर थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं कन्वेंशनली। हम कहते हैं इसको लैग्रांजियन को अगर आप अंडरस्टैंड करें ना, उसमें एक डायनामिक टर्म है और एक पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग टर्म है। यहां पर भी डायनामिक टर्म किस तरह की बनेगी? हाफ डी ज़ीरो की जगह मैं क्या लिखूंगा? डी म्यू फाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डी म्यू फाई विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये तो मसला हल हो गया, ये इंडेक्स इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये बिल्कुल ऐसी ही चीज बन गई है। माइनस हाफ एम स्क्वेयर्ड फाई एक्स स्क्वेयर्ड। यहां पर मैं जो एक बात याद रखिएगा, फील्ड थ्योरी के अंदर
मास टर्म हमेशा वो होती है जो फील्ड स्क्वायर के साथ होती है। जो दूसरी टर्म होती है उसे कहते हैं ये डायनामिक टर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी टाइप टर्म है। तो इसके साथ मास नहीं आता, इसके साथ मास आता है। ठीक है, क्लियर होगी बात जी? किसको? हाँ, इन प्रिंसिपल एम भी लिख लेना चाहिए था, लेकिन एम स्क्वायर इसलिए लिख लेते होते हैं हम कन्वेंशनली बिल्कुल। और बिल्कुल एम स्क्वायर इसलिए लिख लेते हैं कि चलो एम फाई है, ठीक है ना, ये समझ लें। ठीक, एम फाई मैं ना इसको बस कन्वेंशन है यार, ठीक है ना। और मैं हाँ नहीं इतनी भी कन्वेंशन नहीं है। लेंथ के डायमेंशनों को आप एनर्जी के डायमेंशंस में लिख सकते हैं। इसका मतलब है दिस हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 1 ओवर लेंथ स्क्वेयर्ड, और मास के डायमेंशन में दिस हैज़ अ डायमेंशन ऑफ मास स्क्वेयर्ड। इसका मतलब है यहाँ पर भी मास स्क्वेयर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ एग्जैक्टली लेंथ इज़ 1 ओवर एनर्जी। तो इसका मतलब है ये 1 ओवर लेंथ है, तो ये एनर्जी, ये भी एनर्जी के, तो मास भी एनर्जी के। अगर सी को 1 कह लें तो मास और एनर्जी के डायमेंशन सेम हो जाते हैं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर्ड से। जी जी, इसकी जगह जब लिखा था तो हमने K की जगह M ओमेगा स्क्वायर लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी, रिप्लेस नहीं कर रहा, एनालॉजी बना रहा हूं। रिप्लेस तो हो ही नहीं सकती चीजें, रिप्लेस तो हो ही नहीं सकती चीजें। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह x डॉट स्क्वायर की टर्म है, यहां पर डी म्यू फाई की टर्म हो जाएगी, यहां पर x स्क्वायर की टर्म फाई स्क्वायर की टर्म होगी। ठीक है, कन्वेंशन हम जो यूज करते हैं वो ये है कि यहां पर तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है, तो पार्टिकल अपने मास से जाना जाता है। यहां पर मास की काइनेटिक एनर्जी नहीं, या फील्ड्स की डायनामिक टर्म है, काइनेटिक एनर्जी टर्म है फील्ड की। फाई इज योर फील्ड, और मास टर्म उस वक्त आती है जब फाई स्क्वायर फाई के साथ ही मिलता है, तो वो जो टर्म उसके लिए लिखी जाती है वो मास स्क्वायर टर्म होती है। ये लैग्रांजियन डिफाइन करते हैं हम इस तरह सिस्टम के लिए। सिर्फ एनालॉजी बनाने के लिए मैंने ये कहा था कि अगर x डॉट स्क्वायर है तो उसकी जगह ये और ये टर्म बन जाएगी, और x स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग फाई स्क्वायर है। बाकी तो अगर मैं कुछ भी ना लिखता ना, यहाँ पर m को 1 कह लेता तो कोई मसला नहीं था, m 1 हो जाता, k 1 हो जाता, k भी 1 होता, m भी 1 होता, तो फाई स्क्वायर और ये टर्म बन जाती, परफेक्टली फाइन था। ठीक है, ये कतन इस तरह नहीं लिखी जा सकती। ये एक पार्टिकल के लिए है, ये फील्ड के लिए है। यहां पार्टिकल मूव करता है, यहां फील्ड बजाते खुद एक डायनामिकल क्वांटिटी है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है, दोनों का जो डोमेन है वो एंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से। अच्छा, लेकिन अगर आप D4 की बजाय DN लें, हाँ तो वो नहीं रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब हम 5-4 थ्योरी में जाते हैं तो हम एक लैम्डा लिखते हैं, मैथ्स नहीं लिखते। उसका डायमेंशन मैं डायमेंशंस की बात अभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं एनर्जी डायमेंशंस की बात ज़रूर करूँगा इस कोर्स में। जब एटलीस्ट 2 लैग्रांजियन लिखे गए ना अगर, तो फिर कन्वेंशन करना बात अच्छी भी लगती है कि इसके डायमेंशन क्या हैं और इसके डायमेंशन क्या, तो वो ज़रूर हम बात करेंगे उसकी, बेफिक्र हो जाइए आप, अभी नहीं करूँगा उसके। अच्छा, जब भी हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में डायमेंशंस अकेले कहते हैं तो हम एनर्जी डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं, वरना स्पेस टाइम कहेंगे आप उसको। इससे मैं आइलर लैग्रांज इक्वेशन बनाना चाहता हूं, ये वाली, तो क्या करूं? आपको एक बात पता है, वो आपने कभी नहीं भूलनी, कि ये जो ऊपर और नीचे वाली 2 चीजें हैं ना, ये वाली डी म्यू फाई, आप फर्ज कीजिए ये यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए ना विद रिस्पेक्ट टू डी म्यू फाई डेरिवेटिव। लेकिन मसला यह है कि यहां पर आपके पास एक डी म्यू नीचे है, एक डी म्यू ऊपर है, और ये डी म्यू ऊपर और नीचे वाले आपस में रिलेटेड हैं। किस तरह रिलेटेड हैं? जी म्यू अल्फा डी अल्फा फाई लिख सकता हूं ना इसको ऐसे में, -12 m² फाई स्क्वेर्ड।
लिख सकता हूँ ना, मैंने आपको ये बताया था कि कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट जो है वो मेट्रिक टेंसर से, इसको मेट्रिक टेंसर कहते हैं, उससे रिलेटेड। टेंसर क्यों है? रैंक 2 का है क्योंकि इसके पास 2 फ्री इंडिसेस हैं। अब आप में से मुझे कोई बताएगा पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई क्या होगा? अच्छा, अब आपको सेंस बनी फील्ड थ्योरी लोकल क्यों है? दोनों फाई एक ही पॉइंट के ऊपर है, एक ही स्पेस टाइम पॉइंट के ऊपर है। कोई बताएगा व्हाट इज पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई? अच्छा, एक काम करते हैं, -12 m स्क्वेर्ड 2 फाई। अब आपको इस फैक्टर की सेंस बनी क्यों लिखा है? जब जब चीजें आइडेंटिकल होंगी ना, आइडेंटिकल चीजें होंगी तो उनका फैक्टोरियल नीचे आएगा सिमेट्री की वजह से। या 2 फाई एक ही जैसे हैं तो हमें 2 पे डिवाइड करना पड़ा ताकि डबल काउंटिंग से बच जाए हम। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फैक्टर है। तो इट मीन्स दिस बिकम्स -m स्क्वेर्ड फाई, ये बन गया ना। अब आप में से मुझे हाथ खड़ा करके बताना है, जिससे मैं पूछूंगा, बेशक गलत बताइए, ये क्या होगा? पार्शियल एल ऑफ पार्शियल बीटा कह लेते हैं अपने लिए आसानी के लिए, फाई क्या होगा जी? ये तो बाहर लिख लेते हैं ना, हाफ जी म्यू अल्फा, हाफ जी म्यू अल्फा तो बाहर आ गया। अच्छा, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, क्या होगा? पहला क्या बनेगा? पार्शियल ऑफ पार्शियल म्यू फाई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑफ पार्शियल बीटा फाई, और डी अल्फा फाई उसी तरह रह गया। ठीक लिखा ये मैंने? कुछ गलत तो नहीं लिखा भाई? अगली टर्म अब आप लिखवाएं, क्या होगी? जल्दी से लिखवा दे, शाबाश जी। हाँ, प्लस, शाबाश, डी म्यू फाई उसी तरह रख लेते हैं ताकि पता चले ना किस तरतीब से काम कर रहे हैं। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल बीटा और पार्शियल ऑफ पार्शियल बीटा फाई किसका? ठीक है, मैंने चेन रूल, प्रोडक्ट रूल लगाया रादर। ठीक है भाई, जुनेद कुछ परेशान हो गए। अच्छा, बता देना अगर कुछ गलत किया तो। दिस इक्वल टू हाफ जी म्यू अल्फा। अच्छा, अब आप ये देखिए, अगर ये फाई तो एक ही जैसे हैं, अगर इसमें म्यू और बीटा एक जैसे होते, अगर म्यू और बीटा एक जैसे होते तो जवाब 1 होता, और अगर म्यू और बीटा मुख्तलिफ होते, यानी ये y होता, ये x होता, तो जवाब 0 होता। पार्शियल डेरिवेटिव है ना। और ऐसी हमें पता है एक चीज है, और वो क्या है? अच्छा, अब इनकी तरतीब कैसे याद रखें, है ना? क्या ख्याल है? तरतीब याद रखने का कोई तरीका निकालते हैं, ठहरिए। प्लस ठीक हो गया, गुड। मैं समझा नहीं। हाँ, यही तो गौर करना है कि कैसे लिखें। मैंने लिखने का कैसे तरीका याद रखा हुआ, जरा देखिएगा। ऐसे लिखना है कि इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। अब ये देखें, म्यू म्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अल्फा अल्फा से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीटा बच रहा है ना। ठीक है ना। इधर देखें, अल्फा जो है वो अल्फा से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, म्यू जो है म्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बीटा बच रहा है, दोनों में ऊपर ही बच रहा है। और अगर इसको भी देखें आप, जरा एक चीज़ देखें, मैंने इसको कैसे याद रखा है, बड़े अच्छे तरीके से याद रखा हुआ, बड़ा सिंपल से वे से। ये क्या लिखा हुआ है? डी बीटा का मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स बीटा, याद है ना? ये क्या था? अगर इसको वैसे लिखते आप तो क्या था? ये डी बाई डी एक्स, इस वाली टर्म को लिखते तो नीचे म्यू है तो इधर ऊपर म्यू होता, फाई ओवर डी फाई बाई डी एक्स बीटा, है ना? क्या ख्याल है? मैंने बड़े डिफरेंट से तरीके से याद रखा हुआ है ना इसको।
अच्छा, अगर आप समझते कि ये बिल्कुल चेन रूल की तरह की चीज़ है तो आप इसे चेन रूल की तरह उल्टा करते हैं कि भाई आप कहते हैं मैं इस तरह लिखता हूँ इसको, अगर याद रखें तो ये चौथे नंबर वाला पहले पे चला जाएगा, दूसरे वाला नीचे आ जाएगा, एक्स बीटा एक्स अल्फा, तो ऊपर एक ये जो चौथी जगह पे गया वो ऊपर आ गया, जो इधर रहा वो नीचे आ गया। बस मार्क्स याद रखने का आसान तरीका है, छोड़े लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने से, मैं याद रखना है ना इसको। तो अच्छा, इसका जवाब अब क्या आएगा? इसका जवाब ये आएगा कि हाफ, पहले जी म्यू अल्फा, इसको अल्फा करेगा, पहले अल्फा की जगह म्यू आ जाएगा। चले मैं स्टेप लिख देता हूं। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा म्यू बीटा इंटू डी म्यू फाई। मैंने क्या किया, जी म्यू वाले से, जी जो है ना ऊपर नीचे करता है ना इंडिसीज को, प्लस प्लस इसमें मैं क्या करूंगा, क्या कह रहे हैं सॉरी, इसमें अल्फा को ऊपर शिफ्ट कर दूं या म्यू को ऊपर शिफ्ट करूं, प्लस डी अल्फा फाई डेल्टा बीटा अल्फा। ठीक है, मैंने क्या किया, म्यू को कॉन्ट्रैक्ट किया और अल्फा को ऊपर लिख दिया। सबसे पहले मैंने जी को ख़त्म किया। अब मुझे इसका पता है, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये अल्फा को ख़त्म करेगा, बीटा आ जाएगा, ये जिस जगह पे इंडेक्स है उन्हीं जगह पे रहने देगा, ऊपर नीचे नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, हाफ डी बीटा फाई प्लस डी बीटा फाई। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, म्यू से म्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी म्यू से अल्फा से अल्फा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसकी जगह म्यू आ गया ऊपर। इसमें क्या किया मैंने अगली टर्म में, यहाँ म्यू को ख़त्म किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और इसकी जगह ऊपर अल्फा आ गया और ये कर दिया। और क्रोनिकल डेल्टा तो आपको पता है इंडिसेस जहाँ है वहीं रहने देता, कोई छेड़ता भी नहीं है। तो ये क्या बन गया, ये फैक्टर ऑफ 2 कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम्स डी बीटा फाई। कमाल हो गया ना। अब आपको समझ आई 2 का फैक्टर यहाँ भी क्यों कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स भी आइडेंटिकली लग रही थी आपको। तो जब जब आइडेंटिकल टर्म्स होंगी सिमेट्री फैक्टर होगा, नीचे उसका फैक्टोरियल आएगा हमेशा। आयलर लैग्रांज इक्वेशन कौन लिखवाएगा? अच्छा, सो दिस इंप्लाइज दिस, अगर मैं ये कैलकुलेट करता, अगर मैं बीटा की जगह म्यू मैंने कैलकुलेट किया होता, पार्शियल एल ओवर पार्शियल ऑफ पार्शियल म्यू फाई, तो ये क्या बन जाती, बस यहां अगर बीटा की जगह म्यू किया है तो यहां पर भी बीटा की जगह में डी म्यू फाई। ठीक हो गया भाई, तो प्रॉब्लम तो नहीं है यहां। अच्छा चलो, आयलर लैग्रांज इक्वेशन क्या थी, किसी को याद है? पार्शियल एल ओवर पार्शियल फाई माइनस पार्शियल म्यू चलें जी, कौन पुट कराएगा यहां पर चीजें, कौन पुट कराएगा? हाँ, माइनस एम स्क्वेयर फाइव, शाबाश शाबाश, बोले 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 शाबाश, माइनस एम स्क्वेयर फाइव माइनस, और इसकी जगह क्या जवाब आया था? ओहो, ये तो आपकी बड़ी देखी वाली इक्वेशन नहीं आ गई है ना, बड़ी देखी वाली इक्वेशन आ गई। सो दिस इंप्लाइज इज, अगर मैं माइनस साइन खत्म करूं तो ये लिखा हुआ है डी म्यू प्लस एम स्क्वेर्ड फाई विच इज अ फंक्शन ऑफ, दिस इज योर फेमस क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन। तब आपको समझ आई कि क्लाइन-गॉर्डन हर इस लैग्रांजियन के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन होगी। एलिगेंटली निकला। इंडिसेस आपने अपनी मर्जी से इधर किए, उधर किए, ऊपर किए, नीचे किए, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए आपने जिस चीज़ का ख्याल रखा वो ये है कि जो चीज़, जो इंडेक्स फ्री किसी इक्वेशन की एक तरफ था, फ्री का मतलब क्या है, जो आपकी मर्जी से आप फिक्स कर सकते थे, 0 रखते 1 2 3, वो इक्वेशन के दूसरी तरफ भी वैसा ही रहा है। ये शुरू में थोड़ा सा इंडिसेस तंग करते हैं बंदे को, जाहिर बात है पहली दफ़ा बंदा कर रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई सवाल हो किसी का? असर सुभान, कोई सवाल? की हुई हैं चीज़ें?
वो जो मैंने फैक्टर, मैंने ये कहा था कि ये आइडेंटिकल एक्स है ना, आइडेंटिकल से मुराद क्या है, एक्स स्क्वेयर्ड है। इसका मतलब है, अच्छा एक्स स्क्वेयर्ड का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स, यही बात है ना। क्या फ़र्क पड़ता है कि इस एक्स और इस एक्स में आपको देख के पता चलता है ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है? तो जब आइडेंटिकल है तो उस पर मैंने डिवाइड कर दिया। दो तीन हो तो पॉसिबल परमुटेशन, हाँ 6 परम्यूटेशन पॉसिबल है ना। स्विचिंग करें, पहले एक को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर किसको पहला किसको आखिरी कहते हैं, सबको स्विच करके देखें क्या बनता है। परम्यूटेशंस होती हैं, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर पोटेंशियल क्यूबिक होता तो सबसे बड़ा मसला है फाई को माइनस फाई करने से लैग्रांजियन माइनस साइन अजीब काम करता। एक टर्म उसमें इनवेरिएंट होती है, एक ना होती है। हम कहते हैं अगर एल को एल के बराबर होना था माइनस एल के, तो एक ही सूरत थी फाई क्यूब वाली टर्म कैंसिल हो जाती। तो अब देखिएगा बहुत सारे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें फाई क्यूब टाइप टर्म्स नहीं लिखेंगे अनलेस एंड अनटिल उसके साथ कोई ऐसा कोएफिशिएंट हो जो उस एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन को ख़त्म करे। ठीक है, पैरिटी तो वायलेट होती है वीक इंटरेक्शंस में। हाँ, ऑड टर्म्स आती नहीं है, बिल्कुल जी, बिल्कुल उसके और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप रीनॉर्मलाइजेशन करेंगे तो आप ऐसी कोई टर्म डिफाइन नहीं कर पाते। तो आएंगे, जब मैं 5/4 थ्योरी कराऊंगा तो उसमें मैं फाई क्यूब भी डलवाऊंगा और आपको कहूँगा फाई क्यूब के लिए जाके सॉल्व करें। हर दफ़ा देता हूँ लोगों को और जवाब निकाल के लाएं कि फाई क्यूब थ्योरी में क्या होगा। मान लें कि ये लैम्डा भी साइन बदलेगा, मैं कहूँगा अगर फाई माइनस फाई में जाता है, ताकि आपको ये माइनस साइन वाली उलझन ख़त्म हो जाए। तो फिर देखिएगा क्या जवाब आता है। जो था आपका क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मॉडल का जो लैग्रांजियन है ना, बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर आप x4 की पर्टर्बेशन लेते हैं। याद आपको क्वांटम मैकेनिक्स जब आपने पढ़ी थी तो आपने टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में आपने कहा था हम इसमें n हार्मोनिक टर्म ले लेते हैं, x के बाद x4 आपने इसलिए लिखी थी, आपने कहा x³ तो नहीं लिखेंगे हम क्योंकि हैमिल्टोनियन स्केलर है, x को माइनस x करे तो नहीं साइन बदलना चाहिए, तो x4 की टर्म आप लिखी थी आपने उसमें, याद है ना आपको किया था ये वाला bx4 n हार्मोनिक टर्म आपने डाल दी थी क्वांटम मैकेनिक्स के टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड मॉडल लैग्रांजियन में हम x4 की टर्म ही डाल देंगे और उसको कहेंगे, और ये x4 की टर्म इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि इवन जो गिनिसबर्ग लैंडाउ गिनिसबर्ग थ्योरी या गिनिसबर्ग लैंडाउ जो मर्जी परमुटेशंस रख लें इनकी जो है वो उसमें भी ये चीज़ें होल्ड करती हैं। उसमें भी बिल्कुल, उसमें भी जब ऑर्डर्ड पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला जो लैग्रांजियन आप लिखते हैं वो बिल्कुल गिनिसबर्ग लैंडाउ थ्योरी का लैग्रांजियन ऐसे ही होता है, जिसमें फाई स्क्वायर की टर्म होती है और फाई 4 की टर्म होती है। कितने आराम से क्लासिकल फील्ड बन गया ना। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इसको टोपियां पहनाएंगे और क्वांटम बन जाएगी। हमें तो क्या मसला रह गया भाई, ये टोपी पहना फील्ड आएगा जुमे की मुनासबत से। तो इल्म होना ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा नहीं वो नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर टोपियाँ पहनाने इसका को फ़ायदा अभी तो नज़र नहीं आ रहा ना, अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा ना वो उसके काम से पता चलेगा कि उसका कितना फ़ायदा है। और उसमें जो जुनेद कह रहे हैं ना, एक काम पे आपने गौर किया, मैंने फील्ड लिखते हुए तरतीब नहीं बदली अभी भी। पता नहीं मेरे लाशऊर में क्यों है कि चीज़ें आपस में कम्यूट नहीं करेंगी। वहाँ जाके देखा आपने, मैंने ऑर्डिनरी तरतीब नहीं रखी, मैंने कहा पहले का डेरिवेटिव दूसरा प्लस पहला डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, ये उतना ही ठीक था, इसको पहले लिख देता, इसको बाद में लिख देता। लेकिन जब क्वांटम फील्ड्स होंगे ना तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए कोशिश करें कि अभी से आदत डालें, जिस तरतीब से लिखे हुए ना उसी तरतीब से लिखें फील्ड्स जो है। कोई सवाल हो प्लीज़, किसी का कोई क्वेश्चन हो?
एक दफा ना हैमिल्टोनियन बनाते हैं, ठीक है। दो काम रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ क्वांटम फील्ड थ्योरी पे जाने के लिए। देखते हैं आज कितना हो सकता है, फिर अगले लेक्चर में बाकी हो जाएगा। एक तो रह गया है कि मुझे हैमिल्टोनियन लिखना है। हैमिल्टोनियन लिखने के बाद जो मुझे दूसरा काम करना है वो ये करना है कि पॉइसन ब्रैकेट लिखनी है। एक दफ़ा ये दो काम हो गए, पॉइसन ब्रैकेट कम्यूटेशन में बदल जाएगी और हैमिल्टोनियन डेंसिटी में बदल जाएगा और उसके ऊपर टोपियाँ पहना देंगे उनको हम। तो चलें अब हैमिल्टोनियन बनाते हैं। आपको याद मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। आपको याद है आपने कहा था कि अगर ये लैग्रांजियन है तो उससे आपने जब ये कहा था क्लासिकल फील्ड्स में कि ये हाफ एम एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस वी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। चले छोड़ें, क्यों हार्मोनिक ऑसिलेटर से हम इतने ऑब्सेस्ड हैं, हालांकि नेचर भी है, लेकिन चलें। आपको याद है हमने एक मोमेंटम डिफाइन किया था, पी जो था, जिसको हमने कहा था ये कंजुगेट मोमेंटम है, जो कि पार्शियल एल ओवर, ये कंजुगेट मोमेंटम था, याद है ना आपको। कंजुगेट क्यों हमने कहा था? हमने कहा था नॉट नेसेसरीली ये लीनियर मोमेंटम हो, ये जिस भी अलजबरा का है उस अलजबरा में कोई एक चीज़ ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके जो फेस स्पेस वेरिएबल होगा जिसके साथ ये कम्यूट नहीं करेगा या जिसके साथ इसकी पॉइसन ब्रैकेट जीरो नहीं होगी। याद है ये हमने की थी ना चीज़, आपको याद है नहीं वाली बात। हमने कहा था कि ये अगर पोजीशन स्पेस में हो तो ये पी लीनियर मोमेंटम होगा और एक्स और पी जब हमने इनको क्वांटाइज किया था तो हमने कहा था ये कम्यूट नहीं करते आपस में। लेकिन ये कंजुगेट है पोजीशन का, इसको हम इसलिए कह रहे हैं ना, ये कैनोनिकल वेरिएबल्स होते हैं। पोजीशन और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और पोजीशन जो है ये कैनोनिकल वेरिएबल्स है, यानी इनकी पॉइसन ब्रैकेट हम बनाते होते हैं। बिल्कुल अगर इसी चीज़ को मैं मान के चलूँ, लेट मी डिफाइन अ कंजुगेट मोमेंटम, या कुछ लोग इसको मोमेंटम कंजुगेट कहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी कह लें। इसको हम लिखेंगे फील्ड्स के लिए पाई ऑफ एक्स। दिस बाय डेफिनेशन इज, तो एल की बजाय लैग्रांज डेंसिटी हो जाती थी, पार्शियल ऑफ फाई डॉट, म्यू नहीं होगा। अगर इधर म्यू हुआ ना तो इधर भी म्यू लिखना पड़ेगा आपको, म्यू नहीं होगा, पार्शियल एल और पार्शियल फाई डॉट। डी म्यू इसलिए लिखते थे जब आपको लैग्रांजियन में चीज़ें लिखनी होती थी, अदरवाइज ये हमेशा फील्ड के टाइम डेरिवेटिव वाली टर्म के हिसाब से आएगा। तो कोई आप में से मुझे लिखवा सकता है लैग्रांजियन से कि क्या होगा ये? कोई कैलकुलेट करा के दे सकता है मुझे? आपको याद है लैग्रांजियन क्या है? या इसके साथ ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, छोड़ने पर ऐसे ही हम, या चले लगी रहने दें, फाई डॉट लगी रहने दें ब्रैकेट, कोई बात नहीं। आपको याद है आपने लैग्रांजियन थोड़ी देर पहले ही लिखा था, वो क्या था? हाफ डी म्यू फाई माइनस हाफ एम स्क्वेड फाई स्क्वेड। थोड़ी देर पहले ही आपने लिखा था ना। अगर आप इसको थोड़ा सा साफ करके लिखें तो ये क्या लिखा है? 1/2 d0 फाई प्लस हाफ डी फाई माइनस हाफ एम स्क्वेड फाई स्क्वेड। ठीक लिखा है मैंने? अच्छा, d0 फाई का मतलब आपको पता है कि टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव है ये वाला, तो इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 फाई डॉट स्क्वेड माइनस हाफ डेल्टा फाई स्क्वेड। क्यों? ये नीचे वाला ऊपर वाला जब नीचे आएगा या नीचे वाला ऊपर जाएगा तो आपस में एक नेगेटिव साइन से रिलेटेड है ना, याद है ना आपको ये? माइनस हाफ एम स्क्वेड फाई स्क्वेड। अब आप मुझे बताएं dl बाई डी फाई डॉट क्या होगा? क्या होगा जी? फाई डॉट आ जाएगा ना, ये विच इज इक्वल टू dl बाई डी फाई डॉट इज पाई ऑफ एक्स। आपको याद है हैमिल्टोनियन क्या होता था पॉइंट पार्टिकल के लिए? याद है ना आपको? आपने कहा था हैमिल्टोनियन होता है पी एक्स डॉट माइनस एल। हैमिल्टोनियन किस में आप बदल जाएगा? हैमिल्टोनियन डेंसिटी में, और ये किसके इक्वल हो जाएगा?
पाई डॉट माइनस एल। कितने आराम से सारी चीज़ें, अगर एक दफ़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ करना मुश्किल नहीं रह जाती फिर। अच्छा, फाई डॉट किसके इक्वल है? क्योंकि आपको पता है हैमिल्टोनियन में हम वेलोसिटीज़ नहीं लिखते, कॉन्जुगेट मोमेंटाज लिखते हैं। तो किसके इक्वल आ जाएगा? मोमेंटाज लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो ये आ गया पाई ऑफ एक्स, फाई डॉट भी वही है, पाई ऑफ एक्स ही, एक्स इज अ 4x। फाई डॉट की जगह मैं पाई पुट कर सकता हूँ, कॉन्जुगेट मोमेंटम। माइनस लैग्रांजियन की जगह क्या आ जाएगा? हाफ। फाई डॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई ऑफ एक्स का स्क्वायर्ड हो जाएगा। क्यों? फाई डॉट जो है वो पाई ऑफ एक्स की जगह बराबर है ना, प्लस हाफ डेल्टा फाई का स्क्वायर। डेल्टा फाई का स्क्वायर का मतलब ये है, बाय द वे, डेल्टा फाई का स्क्वायर का मतलब है डेल्टा फाई डॉट डेल्टा फाई। दो फील्ड हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ फील्ड इनटू द ग्रेडियंट ऑफ फील्ड इनर प्रोडक्ट में, प्लस हाफ एम स्क्वायर्ड फाई स्क्वायर्ड। क्या बना लिया आपने, हैं भाई? पूरे में से आधा सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ गया? ये हाफ एग्जैक्टली पाई स्क्वायर्ड ऑफ एक्स। पाई स्क्वायर्ड ऑफ एक्स का मतलब है पाई ऑफ एक्स इंटू, या चलें पाई ऑफ एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस हाफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का स्क्वायर्ड आ गया, प्लस हाफ एम स्क्वायर्ड फाई स्क्वायर्ड। दिस इज योर हैमिल्टोनियन डेंसिटी। कंपेयर कर लें ज़रा अपने वाले पुराने वाले हैमिल्टोनियन से। पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी ऑफ एक्स, यही बनता था यहाँ भी, बिल्कुल वैसी चीज़ ही लिखी हुई है। और ये किसके लिए है? क्लासिकल फील्ड्स के लिए। क्वांटम फील्ड्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? ऐसे करेंगे ये, ओ नहीं, ऐसे आर फील्ड को टोपी बनाएंगे ना तो ये क्वांटम फील्ड बन जाएगा, बस बात ख़त्म। इतना सा काम है क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो ये मैं 6 लेक्चर के बाद क्वांटम फील्ड थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। उनको ये बस घर जाके पिछले 6 के 6 लेक्चर में टोपियाँ लगा लीजिए जाके सब, ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होगा? मैंने नहीं लिखा ना, मोमेंटम और फाई का। शाबाश, यानी हैमिल्टोनियन डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पाई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स। शाबाश, बिल्कुल सही कहा। क्यों? डेरिवेटिव तो आ जाएंगे ना, लेकिन फंक्शन तो पाई और फाई का ही है ना, डेरिवेटिव तो वैसे ही है ना। एक चीज़ मैं सोच रहा था, वो अब मेरे जहन में आई है जब आपने पूछा है ना कि डेरिवेटिव, बताता हूँ मेरे जहन में भी क्या है। मैं बहुत देर से जब लेक्चर बना रहा था बहुत देर सोचता रहा इसके बारे में कि ये क्यों ऐसा है। और थैंक यू, आपने पूछा और मुझे अब उसका जवाब मिल गया कि क्या है। मैं जब करूँगा तो बताऊँगा। बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जो मेरे सवाल था। ये हैमिल्टोनियन फंक्शन है पाई का, फाई का और फाई के डेरिवेटिव का। पाई के डेरिवेटिव का नहीं है। मैं बहुत देर सोचता रहा कि पाई के डेरिवेटिव क्यों नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब हम हैमिल्टोनियन को कैनोनिकल वेरिएबल्स में लिखते हैं तो वो फंक्शन होता है फाई का, फाई के पोजीशन के हिसाब से डेरिवेटिव का, और पाई का, पाई के पोजीशन के हिसाब से डेरिवेटिव का नहीं होता। तो दिस इज द लिमिटेशन, दिस इज द नॉट लिमिटेशन, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस या कैनोनिकल वेरिएबल हैमिल्टोनियन। शुक्रिया अजहर यार, तुमने पूछ लिया, अब मैं याद रखूँगा। देखिए, लर्निंग का फेज़ हर वक्त चलता रहता है। बाज़ का आप अकेले बैठ के कोई चीज़ कर रहे होते तो बहुत देर लगती है आपको उसको सोचने में। मैंने AI टूल भी यूज़ किए कि किसी तरीके से मुझे कोई खातर खा जवाब मिल जाए। मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि है क्या चीज़ है, लेकिन मैं चाहता था कोई ऐसा जवाब मिले जो किसी को बताने के लिए हो। तो वो आपने पूछा, तो ये लर्निंग, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लर्निंग, हाँ एग्जैक्टली वो अगर उसका डेरिवेटिव, अगर स्पेशल डेरिवेटिव ले लेंगे पाई ऑफ के का,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं अभी आता हूँ ना, अभी ठहर जाओ, अभी नहीं लिखते ना हम। हाँ, क्यों? क्योंकि कैनोनिकल वेरिएबल्स में हम लिखते हैं ना, तो यही कह रहा हूँ उसकी लिमिटेशंस हैं। हमें कोई और चीज़ नहीं रोकती थी ऐसा करने से, लेकिन ये जो कैनोनिकल वेरिएबल ऑफ डूइंग थिंग्स है इसमें हमने तुम और मुश्किल ले जाओ जनरेटर में। हाँ है ना, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो लिखा हुआ है डेल्टा फाई, ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। आप अगर इसको लिखें भी ना, कोई टर्म इसके करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर लैग्रांज को लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, आ जाएगा कोई ना कोई जवाब। लेकिन मसला है जो हमने हैमिल्टोनियन लिखा है, इस हैमिल्टोनियन को अगर हम देखें तो इस हैमिल्टोनियन में ऐसी कोई टर्म नहीं है। और ये हैमिल्टोनियन हमने लिखा था उनका जो कंजुगेट वेरिएबल्स थे, कैनोनिकल वेरिएबल्स थे। तो कैनोनिकल वेरिएबल्स में फाई आ सकता है, उसका डेरिवेटिव आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पाई आ सकता है, लेकिन पाई का डेरिवेटिव नहीं आ सकता विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। लिखने में लिख सकते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ये वाली कोई टर्म डालेंगे कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, कोई सवाल और? शाबाश। लैग्रांजियन में लैग्रांज इक्वेशन से, लेकिन उसमें हम जब पहले ट्रांसफॉर्म कर रहे थे इधर आइलर लैग्रांज इक्वेशन को फील्ड की फॉर्म में लिख रहे थे, तो वहाँ पे हमने टाइम डेरिवेटिव को रिप्लेस किया था 4 डेरिवेटिव से रिलेटिविस्टिकली। ये सर, लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो लैग्रांजियन की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द स्पेशल कंपोनेंट। बिल्कुल सही। तो हम उस स्पेशल कंपोनेंट को क्यों नहीं, क्योंकि हमारा तो x तो 5 हो गया ना फिर, जी जी, तो हम उसको क्यों नहीं 4 डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख रहे हैं वहाँ पे? एक्चुअली मोमेंटम की बाय डेफिनेशन dl/dx डॉट है। मोमेंटम बाय डेफिनेशन पार्शियल l by पार्शियल x डॉट है, उसकी डेफिनेशन है ये। और जी ठीक है ना, यानी जो मोमेंटम है आपके पास, जो आपने ये लिखा था L इज इक्वल टू हाफ mx डॉट स्क्वेयर माइनस वी ऑफ x। आपने जब पार्शियल L ओवर पार्शियल x डॉट किया था तो आपके पास मोमेंटम आया था, याद है ना आपको? आप बेशक आप किसी भी चीज़ में चले जाएं, आपके पास डेरिवेटिव मोमेंटम उसी वक्त आएगा जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द डॉट लेंगे, क्योंकि फोर्स यहां से बनेगी। फोर्स इसलिए बनेगी कि अगर आप इसका d/dt करते तो ये p डॉट बन जाता। x डॉट इटसेल्फ dx/dt है, ठीक है। अब जब हम आइलर लैग्रांज में लिख रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास था d/dt ऑफ पार्शियल l ओवर पार्शियल ऑफ, मतलब उस तरह से फॉर्म आ रही है। वहाँ पे जो d/dt बाहर लिखा हुआ था उसको हम रिप्लेस करते 4 डेरिवेटिव से जब रिलेटिविस्टिक बनाया था। अभी तो मैंने कोई बात ही नहीं की ऐसी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह, जो हैमिल्टोनियन आपने ये जो बनाया ना, ये जिस तरह मर्जी लिख लें आप, हैमिल्टोनियन एक स्केलर क्वांटिटी है, वो रिलेटिविस्टिक लिखें नॉन रिलेटिविस्टिक लिखें, स्केलर योगा जितने भी इंडिसेस लिखेंगे सारे बैलेंस हो जाएंगे। हैमिल्टोनियन दोबारा लिख दूं? अच्छा, हैमिल्टोनियन डेंसिटी या हैमिल्टोनियन डेंसिटी। अच्छा, हैमिल्टोनियन डेंसिटी इज हाफ पाई ऑफ x का स्क्वेयर्ड माइनस ग्रेडियंट ऑफ 5 का स्क्वेयर्ड प्लस हाफ m स्क्वेयर्ड 5 स्क्वेयर्ड। स्पेशल डेरिवेटिव आपका यहां पड़ा हुआ है, आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है स्पेशल डेरिवेटिव की यहां पर। इसको स्पेशल डेरिवेटिव से कोई नहीं है क्योंकि ये 5 डॉट से रिलेटेड है, ये रिलेटेड उसके जीरोथ कंपोनेंट से। इसको वापस अगर आप उसमें लेके जाएं लैग्रांजियन में, तो आपके पास वही लैग्रांजियन रिट्रीव हो जाएगा जो शुरू में था। तो ये कंजुगेट मोमेंटम की डेफिनेशन ये है कि डेरिवेटिव ऑफ द लैग्रांज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कंपोनेंट ऑफ द फील्ड डी ऑफ 5 डॉट। एग्जैक्टली ये डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन जो चीज़ आपको फोर्स देती है वो dl/dx डॉट वाली टर्म होती है जब उसका टाइम के हिसाब से टोटल डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। और ये इसके बराबर है ना, फिर आपको याद है माइनस dv/dx क्या ना। चले, कोई सवाल और हो? शाबाश, कोई सवाल?
अभी भी आपके पास हैमिल्टोनियन के अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं, 4 फील्ड है, सिर्फ फाई डॉट पाई में बदल गया है ना, क्योंकि कंजुगेट मोमेंटा है। आपको याद है कि आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन हो एफ जो है, लेट्स रिकॉल, ये आखिरी चीज़ आज की है, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर कोई एफ फंक्शन होता क्यू आई जो कि टाइम का फंक्शन है और क्यू आई डॉट जो कि टाइम का फंक्शन है, तो मैंने आपसे कहा था कि अच्छा चलें एक और काम कर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेते, और ये एक्सप्लिसिटली टाइम का भी फंक्शन है। तो अगर मैं आपसे कहता कि आप ये चीज़ कैलकुलेट करें डी एफ ओवर डी टी, तो आपने मुझे बताया था ये बराबर है डी एफ ओवर डी टी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई, लेकिन क्यू आई तो एक्सप्लिसिटली टाइम के पे डिपेंड करता है, तो ये आ जाएगा क्यू आई डॉट, वे डॉट इज डी बाई डी टी ऑफ दैट थिंग, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल क्यू आई डॉट क्यू आई डबल डॉट, गट, ठीक है, पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू आई, ठीक है। या एक काम क्यों ना करूँ यार, मैं एक काम करता हूँ, बजाय इसके कि मुश्किल काम करूँ अपने लिए, लेट मी डिफाइन इट एज अ क्यू एज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई पी आई मोमेंटा, ताकि ये बन जाए पार्शियल एल ओवर पार्शियल पी आई डॉट, है ना। ये चीज़ किसके इक्वल लिखी हुई है, कौन बताएगा आप में से? तो दिस इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई। अच्छा, इसमें यह बात आपने याद रखी है, आई पे समेशन है, जो जब जब रिपीटेड इंडिसेस होते हैं तो उस पर समेशन है। अब मैं बार बार समेशन नहीं लिखूंगा, अगर आप चाहें आपको एक दफ़ा लिखने का, अगर आप में कोई इंटरेस्ट है आपको लिखने का, तो आप यहाँ के साथ आई लिख लें और यहाँ पर भी समेशन अपॉन आई लिख लें, लेकिन आइंस्टाइन कन्वेंशन के तहत रिपीटेड इंडिसेस पे समेशन मौजूद है, तो अब नहीं लिखूंगा। डी एफ बाई डी आई क्यू आई डॉट किसके बराबर है, किसी को याद है? पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई, और ये बराबर है माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू। ये हमें जुनेद ने बताया था कि माइनस साइन इसके साथ ग्रेडियंट की वजह से था ना। चलो याद रखने के लिए, तो ये किसके बराबर आ गया? सो दिस बिकम्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी प्लस द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ विद एच। इसके साथ मैं छोटा सा लिख देता हूँ पॉइसन ब्रैकेट पी बी, इसलिए लिख रहा हूँ कि फील्ड थ्योरी में ये करली ब्रैकेट किसी खास चीज़ के लिए मखसूस होंगी, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं कि ये पॉइसन। वैसे अमूमन हम इनको ना ऐसी ब्रैकेट लिखते हैं, आप देखिएगा बुक्स में ना इसके इर्द गिर्द ऐसी ब्रैकेट्स लिखी होती है, तो बेहतर है वही नोटेशन बना लेते हैं, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, ये पॉइसन ब्रैकेट है। अच्छा, अब आप देखें, इफ f is not an explicit function of time, this implies partial f over partial t 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो df by dt 0 होगा। सो df by dt अगर 0 है तो एक ही सूरत है कि पॉइसन ब्रैकेट जो है किसी उस फंक्शन की वो एच के साथ वैनिश कर जाए। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ जो है उसकी पॉइसन ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ 0 हो जाती है और वो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, क्लोज सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो फंक्शन है वो कंजर्व्ड होगा। ये आपने पढ़ी हुई है ना चीज़, है ना। अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं कि भाई दो चीज़ों की मुझे पॉइसन ब्रैकेट लिख के दें, कोई से दो फंक्शंस हों एफ और जी, कोई से दो फंक्शन है, इनकी पॉइसन ब्रैकेट लिख दें, तो कोई फिक्र करने वाली बात कोई नहीं है। ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, एफ की जगह
डी एफ ओवर डी क्यू आई डी जी बाय डी पी आई माइनस डी एफ ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पी आई और पार्शियल जी ओवर पार्शियल क्यू आई। बस याद रखने वाली एच की जगह बस ये याद रख लें। वैसे याद कुछ भी ना रखें, बस ये याद रख लें कोई फंक्शन है पोजीशन का और मोमेंटम का। किसी का अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो कोई सवाल किसी का? खबाब सब क्लियर है? अब इसी एनालॉजी को लगाते हैं हम अपनी चीज़ के लिए जो हम कर रहे थे, और एक आखिरी चीज़ है ये वाली पॉइसन ब्रैकेट, और उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा। सॉरी अच्छा, अब हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ, जो फील्ड्स के लिए हो। ज़रा देखिएगा, आपको याद है अभी हमने क्या लिखा था? एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू आई और पी आई। क्यों लिखा था? क्योंकि आपका हैमिल्टोनियन किस चीज़ का फंक्शन है? क्यू आई का और पी आई का। ये वजह ना, आपका है, आपके पास जो हैमिल्टोनियन है वो किस चीज़ का फंक्शन है? क्यू आई का और पी आई का। जबकि जो आपने हैमिल्टोनियन फील्ड्स के लिए लिखा था वो किसका फंक्शन था? पाई का, फाई का और फाई के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन का, ये डेल फाई का। तो अगर मैं इसको देखें ऐसे लिखूं, मैं कहूं कि जी एक फंक्शन एफ है जो इस तरह बनता है, इसको कैपिटल एफ कह लेते हैं चलें। एक फंक्शन है कैपिटल एफ, जो फंक्शन है फाई का, फाई के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये जो कामा लगा के लिखते हैं ना, इसका मतलब है डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी ये ग्रेडियंट है फाई का। ये जो हम लिखते हैं ना फाई कामा, ये इसको लिखा जाता है ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी ये होता है ये चीज़ ना। हमारी डेफिनेशन में ये जो चीज़ है ना फाई ऑफ के, इसका मतलब है डी के ऑफ फाई। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा चलो, ये मैं मिटा इसलिए रहा हूँ कि जगह चाहिए होगी मुझे बोर्ड पे। और किसका फंक्शन है ये? पाई का। और थोड़ी देर के लिए एस्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स म्यू का भी फंक्शन है। मैं कहूँ चलें, जिस तरह वो एक्सप्लिसिटली टाइम का फंक्शन नहीं था, इसको भी एक्सप्लिसिटली एक्स का फंक्शन नहीं रखते, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं रख लेता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। रहने देते हैं। देयर इज नो पाई के, क्योंकि हैमिल्टोनियन में नहीं था। अच्छा, अब मसला ये है कि ये एफ को तो हमें वक्त का फंक्शन रखना है, जबकि ये स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है। तो अगर इसको मैं सारे स्पेस पे इंटीग्रेट कर दूं तो ये किस चीज़ का फंक्शन रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ टाइम का रह जाएगा ना। अच्छा, अब आप में से मुझे कोई बता सकता है अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेट करूं डी एफ ओवर डी टी तो क्या होगा? आप पता चलता है, हैं? बताओ। हाँ चलें यार, बता देना। मैं तो करूँगा तो गलत ही करूँगा। d3x पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई डॉट प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई के फाई डॉट, यानी ये d बाई डी टी ऑफ डेल्टा फाई है, प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पाई डॉट। वेरी गुड। अच्छा, आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं इस बात से, सिंपल कैलकुलस की चीज से? अगर ये चीज लिखी हो डी बाई डी टी ऑफ डेल फाई, तो आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसके बराबर है? क्योंकि फाई और एक्स तो इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं,
तो फ़र्क नहीं पड़ता पहले इसका पोजीशन के हिसाब से डेरिवेटिव लें फिर टाइम के हिसाब से लें, या पहले टाइम के हिसाब से ले लें फिर पोजीशन के हिसाब से, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। ठीक कह रहा हूँ। अच्छा चलो, इसका मतलब है df/dt फिर किसके बराबर आ जाएगा? इंटेग्रल ऑफ d3x df/d phi डॉट प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल phi k डॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ पार्शियल k ऑफ phi डॉट। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा है ना कि इसका मतलब है d/dt ऑफ पार्शियल k phi होता तो इतना ही ठीक था जितना पार्शियल k phi डॉट के साथ था, प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल पाई डॉट। अभी भी ठीक लिखा है भाई? अच्छा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, पूरी ना भी हो तो खैर है, किसी तरीके से ये पार्शियल के इस तरफ आ जाए, ताकि अगर पार्शियल के इस तरफ आ जाएगा तो एक टर्म ऐसी बन जाएगी जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जिसमें दोनों होंगे और वो सरफेस टर्म होगी और सरफेस टर्म वैनिश कर जाएगी। तो अब मैं, ताकि मैं फाई डॉट किसी तरीके से कॉमन ले सकूं, तो आप ऐसे कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ कि ये जो चीज़ है ये वाली पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई के फाई डॉट ये किसके बराबर है? ये है पार्शियल के, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई ऑफ के और फाई डॉट उसी तरह प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई के डी के फाई डॉट। एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप या नहीं? ठीक लिखा है? अच्छा, अब आप देखें हमारे पास कौन सी टर्म इनमें से मौजूद है और कौन सी नहीं है। ये टर्म तो ये तो है ना, इसका मतलब है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं ना उठा के, तो मैं क्या लिख दूंगा अब इसकी जगह पे? सो df ओवर dt इज इक्वल टू इंटेग्रल d3x पार्शियल f ओवर पार्शियल फाई डॉट प्लस इसकी जगह मैंने क्या रखना है अब? पार्शियल के ऑफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई के क्या रखना है? फाई डॉट माइनस पार्शियल के पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई के फाई डॉट, बहुत लंबी सी चीज़ बन गई है ना, प्लस खैर है लेकिन, प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल पाई डॉट। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर इस टर्म को देखें, बट इंटेग्रल d3x d के पार्शियल एफ ओवर पार्शियल फाई के फाई डॉट इज ज़ीरो। जो भी फील्ड्स होंगे, जैसी मर्जी उनके अंदर वेरिएशंस होंगी, एक दफ़ा कोई बाउंड्री डिफाइन हो गई उनकी, तो बाउंड्री के ऊपर उनको वैनिश करना पड़ेगा। इसका मतलब है जब ये टर्म ज़ीरो हो गई तो अब बाकी जो चीज़ है वो बड़ी सिंपल सी बन गई है हमारे पास। उसको मैं लिखूंगा अभी थोड़ी देर में, ठहर जाए ज़रा। ये यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं किसी का? समझ आ गई कि ये क्यों ज़ीरो होती है? हर दफ़ा सरफेस टर्म वैनिश कर जाती है, पता नहीं है, हम हर दफ़ा लिखते हैं बाउंड्री पे ना कुछ भी नहीं बचता। इवन आपको पता है ना, पार्टिकल को जब बॉक्स में रखते थे क्वांटम मैकेनिक्स में, तो आप ये कहते होते थे कि ये पार्टिकल जो है ये बॉक्स के अंदर है, तो इसका मतलब है बाउंड्रीज पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा चलो,
इसका मतलब यह है कि ये आंसर इसका आ गया डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू इंटेग्रल d3x। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। पार्शल f ओवर पार्शल फाई प्लस पार्शल k ऑफ पार्शल f ओवर पार्शल ऑफ पार्शल फाई k, और इस सारे के बाहर आ गया फाई डॉट, है ना, प्लस ठीक लिखा मैंने, गलत तो नहीं चीज़ लिख दी। अच्छा चलो, अब आखिरी चीज़ है, क्यों ना हम एक काम करें, ये जो इतनी लंबी चीज़ लिखी हुई है इसमें f अगर बाहर होता तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एक स्टेप चलिए और लिख देता हूँ, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ना सेंस बन जाए कि हम लिख क्या रहे हैं। कोई माइनस मिस कर दिए? हो ये वाली कह रहे हो? थैंक यू, ठीक है, शुक्रिया। अब पता नहीं ये इधर आके ये सोच ही नहीं था कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कैसे हो गई आके। शुक्रिया, कोई जाग रहा है। तो इसका मतलब है डी एफ बाई डी टी किसके बराबर होगा? बस लेट मी फिनिश इट। तो डी एफ बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा? थोड़ा सा बस अब साफ करके लिखना है मैंने, d3x इंटू पार्शल बाय पार्शल फाई माइनस पार्शल के ऑफ पार्शल बाय पार्शल फाई के, ठीक है ना, ये चीज़ इंटू ये सारी चीज़ f पे लग रही है और फाई डॉट उसी तरह, प्लस पार्शल f बाय पार्शल पाई डॉट। अब हम एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं फंक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं। फंक्शनल डेरिवेटिव ऐसी चीज़ है जिसमें, यानी ये जो पूरी चीज़ है ना, इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा एफ, वेयर डेल्टा इन माई डेफिनेशन इज, वेयर डेल्टा एफ इज, एक केस में डेल्टा, इसको डेल्टा बाई डेल्टा फाई कर देते हैं, चले, वेयर डेल्टा एफ बाई डेल्टा फाई इज ये चीज़ डी बाई डी फाई माइनस डी के डी बाई डी ऑफ डी फाई के ऑफ एफ। ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में एक फंक्शनल डेरिवेटिव है। अच्छा चलें जी, ताकि लंबी चौड़ी चीज़ ना लिखनी पड़े ना। ओ कोई 2 दफ़ा लिख दिया? ओहो, सही कह रहे हो, कामा भी लगा दिया और पार्शल भी लिख दिया। ये लो, चलो जुनैद, ठीक, थैंक यू। ये बस ये चीज़ है, यहाँ ठीक लिखी है ना, थैंक यू। तो इसका मतलब डी एफ ओवर डी टी क्या आ गया? डी एफ बाई डी टी इज d3x। एक चीज़ मैं पूछूंगा, आपने हाथ खड़ा करना है। सो दिस इज फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू फाई डॉट माइनस फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू पाई डॉट। क्यों मैंने इसको ऐसे लिख दिया है? क्यों? डी के डी ऑफ डी पाई के तो है ही नहीं है, वो तो फंक्शन का है ही 0, क्योंकि इस फंक्शन में कोई ऐसी टर्म नहीं थी ना जो पाई के वाली होती। तो अगर मैं ये चीज़ लिखूं डी एफ ओवर, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं ये लिखूं डी के, अगर मैं ये लिखूं डी के ऑफ पार्शल ओवर पार्शल पाई के ऑफ एफ, चले एफ इधर भी रख ले तो खैर है, तो ये 0 है। क्यों 0 है? एफ में कोई पाई ऑफ के नहीं था,
एफ में सिर्फ और सिर्फ क्या था, फाई ऑफ के था, यानी फाई ऑफ के नहीं कहना, फाई कॉमा के था, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन था सिर्फ। आप क्या कर दिए, ओहो यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है, बिल्कुल, क्योंकि ये सही, बिल्कुल ठीक है, सॉरी माय बैड, बिल्कुल ठीक है। तो अब फिर क्या करें हैं? अब तो कुछ फाइनल चीज़ लिखी जा सकती है ना, आखिरी चीज़ जो पॉइसन ब्रैकेट थी। आपको याद है फाई डॉट क्या है, फाई डॉट क्या है, पार्शियल एच ओवर, आपको याद है ना यार, ये याद रख लो ना, एक्स डॉट इज, तो इसका मतलब है ये क्या बन गया, सो दिस इज इक्वल टू, सो डी एफ ओवर डी टी, सो डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू इंटेग्रल d3x पार्शियल एफ दिस फाई, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं दिस हैमिल्टोनियन डेंसिटी ओवर डेल्टा पाई माइनस ओवर पार्शियल पाई, और इसकी जगह आपको याद है पाई पी डॉट माइनस डी एच बाई डी एक्स होता था, इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर फंक्शनल डेरिवेटिव फाई। क्या बन गई है ये, पॉइसन ब्रैकेट बन गई है एक दफा फिर ये। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ विद फाई, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इज अ पॉइसन ब्रैकेट, दिस होल थिंग इज इक्वल टू द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ विद हैमिल्टोनियन। क्यों मैंने कहा, क्योंकि ये d3x में जब इंटीग्रेट किया था तो f ही आया था हमारे पास, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ले आऊं इंटीग्रल d3x df बाई d5, तो ये f d पार्शियल इसका बन जाता है ना, क्योंकि f जो था बाई डेफिनेशन d3x ऑफ f था। सो दिस बिकम्स द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ फॉर द क्लासिकल फील्ड्स। इसको जाके एक दफ़ा देखिएगा, मैंने सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम किया, वो कोई नई चीज़ नहीं की, वही सारी पहले वाली चीज़ें की हैं, सिर्फ x को फाई से रिप्लेस कर दिया, p को पाई से रिप्लेस कर दिया और पॉइसन ब्रैकेट बना दी, एंड दैट्स ऑल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के सॉल्यूशंस लिखूँगा, नॉर्मल मॉड एक्सपेंशन करूँगा, प्लेन वेव सॉल्यूशंस लिखने के बाद जो उसके कोएफिशिएंट्स होंगे उनको ऑपरेटर्स बना दूँगा, और उनको ऑपरेटर्स बना दिए तो बस ऑपरेटर्स जो है हमें पता है जब किसी स्टेट पर लगते हैं तो कोई चीज़ स्टेट को ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पैदा करेंगे या फना करेंगे, तो बस क्वांटम फील्ड थ्योरी आ जाएगी। तो नाउ वी एंटर टू द क्वांटम फील्ड थ्योरी, जस्ट अबाउट टू एंटर, ठीक है, चलो, थैंक यू।